रियो ओलंपिक खेलों में भारत अपना अब तक का सबसे बड़ा दल उतारने जा रहा है, जिसमें करीब 100 एथलीट कम से कम 12 अलग अलग खेलों में मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारतीय मुक्केबाजी के स्टार विजेंद्र सिंह ने अपना धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फ्रांस के मोटियोज रोयर पर मुक्कों की बरसात करके लगातार 5वां मुकाबले में नॉकआउट में जीत दर्ज की है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने रियो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर बनने के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रस्ताव मान लिया। रेलवे ने पंजाब को सडन डेथ में 4-3 से हराकर छठी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट ए डिवीजन का खिताब जीता। उड़न परी के नाम से मशहूर पूर्व दिग्गज महिला धाविका पीटी उषा ने रियो ओलंपिक के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट फेडरेशन कप को देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली में कराए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। देश के एकमात्र ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज अभिनव बिंद्रा भी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ रियो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर होंगे। एशियाई चैंपियनशिप में उम्दा प्रदर्शन करके भारतीय जूडो खिलाड़ी अवतार सिंह और टी कल्पना देवी के पास रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का सुनहरा मौका है। देश में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल पैदा करने के लिए राजीव गांधी खेल अभियान योजना का नाम अब बदलकर खेलो इंडिया कर दिया गया। बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली के और अर्जुन अवार्ड के लिए अजिंक्य रहाणे के नाम की सिफारिश की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो विश्व के 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। दोस्तों, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए, जिन्हें शायद आपने मिस करते होंगे। तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने रियो ओलंपिक के आधिकारिक हॉकी मैच कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस वर्ष होने वाली रियो ओलंपिक के आधिकारिक मैच कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो के डियोदोरो ओलंपिक पार्क में 6 से 21 अगस्त तक चलने वाले हॉकी मुकाबलों के लिए विश्व हॉकी लीग और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के माध्यम से क्वालिफाई करने वाली 12 महिला और पुरुष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीमें भिड़ेंगी, जिसमें भारतीय पुरुष टीम 6 अगस्त को क्वालिफायर टीम आयरलैंड के खिलाफ और विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर मौजूद भारतीय महिला टीम 7 अगस्त को जापान के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय पुरुष टीम को ओलंपिक चैंपियन जर्मनी, यूरोपियन चैंपियन नीदरलैंड और पैन अमेरिकन चैंपियन अर्जेंटीना के साथ एक ग्रुप में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत पहली बार क्वालिफाई करने वाले आयरलैंड की टीम के खिलाफ 6 अगस्त को करेगा। पुरुषों के पदक मुकाबले 18 अगस्त को, जबकि महिलाओं के पदक मुकाबले 19 अगस्त को खेले जाएंगे। भारतीय पुरुष टीम की अग्नि परीक्षा 8 अगस्त को जर्मनी और फिर उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में होगी। इन मुकाबलों में भारतीय टीम रायपुर में संपन्न हुए हॉकी विश्व लीग फाइनल्स के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, जहां टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था। ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में पहली बार क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। हर एक पूल की शीर्ष 4 टीमें नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। क्वार्टर फाइनल की विजेता टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगी, जहां से स्वर्ण और कांस्य पदक के मुकाबले निर्धारित होंगे। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज इंग्लैंड में खेल रही है। भारतीय कोच नील हागुड़ ने कहा है कि रियो से पहले हमारे पास अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का ये एक शानदार मंच है। हमने अभ्यास सत्र में पिछली गलतियों की समीक्षा की है और टूर्नामेंट के दौरान हमारी पूरी कोशिश न केवल कॉर्नर के अवसरों को भुनाना होगा, बल्कि विपक्षी टीम को ज्यादा मौका नहीं देना भी होगा। भारत की विश्व रैंकिंग 13वीं है, जबकि इंग्लैंड की उससे कहीं ऊपर 6ठे नंबर की है। भारतीय टीम को यदि इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो उसे पूरे मैच के दौरान अपने प्रदर्शन में निरंतरता रखनी होगी। पुरुषों के मेडल मुकाबले 18 अगस्त को और महिलाओं के मेडल मुकाबले 19 अगस्त को खेले जाएंगे। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई अगस्त में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज जाएगी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के बीच वर्ष 2014 में क्रिकेट सीरीज के दौरान उपजा विवाद सुलझ गया है। टीम इंडिया अब इसी वर्ष जुलाई अगस्त में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज जाएगी। वेस्ट इंडीज की टीम वर्ष 2014 में अपने बोर्ड के साथ वेतन विवाद के विरोध स्वरूप भारतीय दौरा आधे में ही छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद दोनों बोर्डों के बीच क्रिकेट संबंधों को लेकर खटास पैदा हो गई थी। वेस्ट इंडीज टीम ने तब तक 4 वनडे ही खेले थे, जबकि शेष दौरे में उसने 1 वनडे, 2 T20 और 3 टेस्ट मैच खेलने थे। मई के अंत तक भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज टेस्ट दौरे का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम जून में जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी, जहां वो द्विपक्षीय सीरीज के तहत 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। भारत का ये दौरा 11 जून से शुरू होकर 22 जून को समाप्त होगा। दूसरी ओर देश की सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो आयु और कार्यकाल सीमा संबंधी जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य करे। सर्वोच्च अदालत ने कहा, आयु सीमा 70 वर्ष क्यों हो? बीसीसीआई के पदाधिकारियों को 60 वर्ष की उम्र में ही सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। उम्र के लिए एक सीमा होनी चाहिए। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम जारी ताज़ा आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान से खिसक गई, जबकि वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पिछड़ गई है। भारत अब T20 रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। वेस्ट इंडीज की टीम वर्ष 2014 में विरोध स्वरूप भारतीय दौरा बीच में ही छोड़कर चली गई थी। आईपीएल 9 का एलिमिनेटर और दूसरा क्वालिफायर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल संचालन परिषद ने घोषणा की है कि अब आईपीएल 9 का एलिमिनेटर और दूसरा क्वालिफायर ईडन गार्डन्स की जगह दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। संचालन परिषद ने विशाखापत्तनम को मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स के लिए समान मुख्य स्थल चुना है। किंग्स 11 पंजाब अपने घरेलू मैच मोहाली में खेलेगी, धर्मशाला में नहीं, जैसा कि फ्रेंचाइजी ने पहले कहा था। एलिमिनेटर 25 मई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा क्वालिफायर 27 मई को होगा। बॉम्बे कोर्ट के फैसले के बाद मेजबान स्थलों में बदलाव करने के बाद संचालन परिषद ने मुंबई इंडियंस के शेष मैचों की मेजबानी अब विशाखापत्तनम को सौंप दी है, क्योंकि जयपुर में भी सूखे के बीच पानी को लेकर उठे विवाद और हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका को देखते हुए जयपुर को मैच की मेजबानी नहीं दी गई, जबकि बेंगलुरु लीग के पहले क्वालिफायर और फाइनल मैच की मेजबानी करेगी। वहीं दे दनादन क्रिकेट यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण में हो रहे जोरदार मुकाबलों में गुजरात लॉयंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शीर्ष स्थान को लेकर जंग चल रही है, जबकि राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स अपने नए अवतार से सबको चौंका रही है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस भी अपने फटाफट खेल से टेबल का समीकरण बिगाड़ने पर लगी हुई है और दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। ये समीकरण प्रतिदिन के मैचों के रिजल्ट से लगातार बदलते भी जा रहे हैं। एलिमिनेटर 25 मई को जबकि दूसरा क्वालिफायर 27 मई को खेला जाएगा। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी रियो ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता के लिए कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं देगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी इस साल रियो ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता के लिए कोई वाइल्ड कार्ड नहीं देगी, जिसका मतलब ये है कि भारतीय खिलाड़ियों को अब अपनी रैंकिंग के आधार पर ही मुख्य ड्रॉ में जगह बनानी होगी। आईटीएफ के अनुसार अब कोई भी राष्ट्रीय संघ वाइल्ड कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि पेस अब भी शीर्ष 50 में शामिल हो सकते हैं, लेकिन भूपति की रैंकिंग 200 से भी कम है। इनके पास साकेत मैनेनी 113, पूरव राजा 115 और जीवन नेदुचेजियन 140 शीर्ष 5 में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं। अपने जमाने के दिग्गज खिलाड़ी महेश भूपति अभी विश्व में 214वें नंबर पर हैं और उनके पास 6 जून तक अपनी विश्व रैंकिंग में सुधार करने का मौका है। उस दिन की रैंकिंग के आधार पर रियो ओलंपिक के लिए प्रवेश दिया जाएगा। पुरुष और महिलाओं के एकल वर्ग में 56 खिलाड़ियों को सीधे प्रवेश मिलेगा। 6 स्थान फाइनल क्वालिफिकेशन के होंगे, जबकि 2 त्रिपक्षीय आयोग के निमंत्रण पर दिए जाएंगे। युगल में 24 टीमों को सीधे प्रवेश मिलेगा, जबकि 8 फाइनल क्वालिफिकेशन स्थान है। शीर्ष 10 में शामिल किसी भी युगल खिलाड़ी को सीधे प्रवेश मिलेगा और उसके पास अपना जोड़ीदार चुनने का अधिकार भी होगा। अब भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग के आधार पर ही मुख्य ड्रॉ में जगह बनानी होगी। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं वेट लिफ्टिंग यानी भारत तोलन के सेगमेंट में।
इंडियन वेटलिफ्टर्स ने रियो ओलंपिक के लिए पुरुष और महिला वर्ग में एक कोटा स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय भारोत्तोलकों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में समाप्त हुई सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में रियो ओलंपिक के लिए 2 कोटा स्थान हासिल कर लिए हैं, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग को एक स्थान मिला है। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला भारोत्तोलकों ने 100 अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि पुरुषों ने 129 अंक बनाए और छठे स्थान पर रहे। इस आधार पर भारत को अगस्त में रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 2 सीट मिल गई हैं। अब भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के उपाध्यक्ष सहदेव यादव ने कहा है कि हमने पुरुष और महिला वर्ग में एक और इस तरह से कुल 2 कोटा स्थान सुरक्षित किए हैं। अब हम रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी भार वर्गों में ट्रायल करके 2 सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलकों का चयन करने के लिए ट्रायल करेंगे। इनमें से एक पुरुष और एक महिला भारोत्तोलक होगी जो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला भारोत्तोलक तीसरे स्थान पर और पुरुष भारोत्तोलक छठे स्थान पर रहे। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं शटलकॉक यानी बैडमिंटन वर्ल्ड में। 7 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पिछले कुछ टूर्नामेंटों और हाल ही में समाप्त हुए एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भले ही भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो और साइना नेहवाल सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई हो, लेकिन उन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहली बार भारत की ओर से 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पहली बार भारत की ओर से इतने अधिक बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने उतरेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर ये जानकारी दी है। इस तरह भारत की शीर्ष साइना नेहवाल, पीवी सिंधु के श्रीकांत, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, मनु अत्री और सुमित रेड्डी को रैंकिंग के आधार पर रियो का टिकट मिला है। ये रैंकिंग 5 मई को जारी की गई है। प्रत्येक देश वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 16 में रहने वाली अपनी 2 महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेज सकता है। ऐसे में साइना और सिंधु को आसानी से मौका मिल गया है। वहीं पुरुष सिंगल्स में पी कश्यप की चोट के चलते एक खिलाड़ी कम हो गया, नहीं तो 8 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रियो में खेलते नजर आते। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा बैडमिंटन दल होगा। आइए भारत द्वारा पंच और स्टेमिना में दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके खेल बॉक्सिंग के सेगमेंट में चलते हैं। भारतीय मुक्केबाजी खेल के प्रशासकों ने नई मुक्केबाजी संस्था के लिए 8 मई को ताजा चुनाव कराने का फैसला मिलने से भारतीय ओलंपिक संघ और AIBA द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति में बेहतर तालमेल का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे पहले भारतीय मुक्केबाजी के खेल के प्रशासकों ने 8 मई को ताजा चुनाव कराने का फैसला किया है, ताकि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ नई राष्ट्रीय संस्था बना सके। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा दी गई अंतिम सीमा से 6 दिन पहले ऐसा किया गया। पिछले वर्ष से ही प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से भारतीय मुक्केबाजी का कोई राष्ट्रीय महासंघ नहीं है। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जोश और तेजी के खेल यानी एथलेटिक्स के सेगमेंट में। फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश की धाविका सुधा सिंह ने रियो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर लिया है। हाल ही में फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स में दूसरे स्थान पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की धाविका सुधा सिंह ने रियो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। रियो ओलंपिक के लिए अब भारत के 19 ट्रैक और फील्ड एथलीट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। सुधा ने रेस खत्म करने के लिए जो समय लिया वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क 9.45 से कम था। वहीं ललिता बाबर ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 3000 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ललिता पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। हालांकि सुधा सिंह भी मैराथन के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ओलंपिक में दोनों बाधा दौड़ में हिस्सा लेंगी, न कि मैराथन में। फेडरेशन के मुताबिक बाधा दौड़ में दोनों के पदक जीतने की ज्यादा उम्मीदें हैं। रियो ओलंपिक के लिए अब भारत के 19 ट्रैक और फील्ड एथलीट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं भारत के सबसे प्राचीन खेल तीरंदाजी की दुनिया यानी आर्चरी वर्ल्ड में। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत लिए हैं। भारतीय महिलाओं की रिकर्व टीम ने हाल ही में समाप्त हुई तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में रजत पदक जीता है। इसके अलावा भारत की पुरुष टीम और मिश्रित युगल टीम ने 1-1 कांस्य पदक भी हासिल किया है।
अतानु दास और दीपिका कुमारी ने मिश्रित युगल में कोरिया के अरेउम जो और सियोंग चेओल पार्क की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 5-4 से मात देकर देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया। जबकि भारत की पुरुष रिकर्व टीम में अतानु दास, जयंत तालुकदार और मंगल सिंह चंपिया ने कांस्य पदक जीता। टीम ने ब्रिटेन की रिकर्व टीम को 6-0 से मात दी। दीपिका कुमारी, बॉम्बाइला देवी लैशराम और लक्ष्मी रानी मांझी की भारतीय महिला रिकर्व टीम को चीनी तेपई की टीम से फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय महिलाओं की रिकर्व टीम को रजत और पुरुष तथा मिश्रित युगल टीम को एक कांस्य पदक मिला है। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय के सेगमेंट में। केंद्रीय खेल मंत्रालय रियो ओलंपिक खेलों के लिए 10 से अधिक पदकों का लक्ष्य लेकर चल रहा है। रियो ओलंपिक में भारत के पदक लक्ष्य की जानकारी देते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस वर्ष अगस्त में ब्राजील के रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 10 से अधिक पदकों का लक्ष्य रखा है। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार गत वर्ष मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें पदक संभावित खिलाड़ियों का चयन किया गया था। उन्होंने बताया कि इन संभावित खिलाड़ियों में से 76 खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है। अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया और उस समिति ने वरिष्ठ एथलीटों से चर्चा करने के बाद ओलंपिक में भारत के पदक संभावितों का चयन किया है। खेल मंत्री ने कहा, समिति ने 110 पदक संभावितों को चुना था, जिसमें से 76 ने रियो का टिकट पाया है और हमें उम्मीद है कि इन खेलों में और खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। हम इस बार ओलंपिक में अपना सबसे बड़ा दल उतारने जा रहे हैं, क्योंकि 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय दल में 60 सदस्य थे। हमने खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहित किया है और हमें अधिक पदकों की उम्मीद है। भारत इस बार ओलंपिक में अपना सबसे बड़ा दल उतारने जा रहा है। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं स्पीड, रोमांच और एक्साइटमेंट वर्ल्ड यानी दुनिया के सबसे महंगे खेलों में शुमार फॉर्मूला 1 की दुनिया में। मर्सिडीज टीम के चालक निको रोसबर्ग ने रूसी ग्रां प्री का खिताब जीत लिया है। मर्सिडीज टीम के चालक निको रोसबर्ग रूसी ग्रां प्री का खिताब हासिल कर फॉर्मूला 1 के इतिहास में लगातार 7 जीत दर्ज करने वाले चौथे ड्राइवर बन गए हैं, जबकि मर्सिडीज के उनके साथी लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। रोसबर्ग ने 2015 की आखिरी 3 रेस जीती थी और इस साल वो अब तक 4 रेसों में अजय रहे हैं। उनसे पहले केवल इटली के अल्बर्टो अस्कारी, जर्मनी के माइकल शूमाकर और सेबेस्टियन विटेल ही लगातार 7 जीत दर्ज कर पाए हैं। इससे पहले विटेल पहले लैप में दुर्घटना के बाद बाहर हो गए थे। फेरारी के किमी राइकोनेन तीसरे स्थान पर रहे। उनके बाद वॉल्टेरी बोटास और फिलिप मासा रहे। सहारा फोर्स इंडिया के ड्राइवर सर्जिया पेरेज 9वें स्थान पर रहे और उन्होंने 2 अंक हासिल किए, लेकिन उनके साथी निको हल्केनबर्ग पहले लैप में ही बाहर हो गए। पेरेज की गाड़ी पहले लैप में पंक्चर हो गई थी, लेकिन इससे उबरकर उन्होंने अच्छी वापसी की। दूसरी तरफ हल्केनबर्ग की गाड़ी को पहले लैप के दूसरे टर्न में एस्टबेन गुटिरेज ने टक्कर मार दी थी और उन्हें हटना पड़ा। सहारा फोर्स इंडिया के ड्राइवर सर्जिया पेरेज ने बाद में कहा, साल का पहला अंक हासिल करना निश्चित तौर पर अच्छा है, लेकिन यदि पहले लैप में पंचर नहीं होता तो परिणाम और बेहतर होता। रोसबर्ग फॉर्मूला 1 के इतिहास में लगातार 7 जीत दर्ज करने वाले चौथे ड्राइवर बने हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक के सेगमेंट में। ओलंपिक खेलों की मशाल का संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर पहुंचने पर महासचिव बान की मून ने उसका स्वागत किया। पिछले दिनों ओलंपिक खेलों की मशाल स्विट्जरलैंड पहुंची, जहां संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहुंचने पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने इसका स्वागत किया। इस मौके पर बान की मून ने रिफ्यूजी खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में शामिल करने के IOC के फैसले की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाख द्वारा इसे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस अवसर पर कहा कि ओलंपिक की ये मशाल विश्व के सभी लोगों के बीच सद्भावना का प्रतीक है। This is the flame of passion that burns in the hearts of athletes and fans all around the world. इस बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए शरणार्थी खिलाड़ियों की टीम को भी शामिल किया है। इतिहास में पहली बार उन खिलाड़ियों को जिन्हें घर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, उनके पास मौका होगा स्वर्ण पदक जीतने का।
दुनिया देखेगी शरणार्थी खिलाड़ियों की ताकत और उनके हुनर को। उन्होंने विश्व से इस संबंध में समाधान की अपील करते हुए कहा कि शरणार्थी टेंट नहीं, घर चाहते हैं। वो एक ऐसे झंडे तले रहना चाहते हैं जो उन्हें हक दे। वो एक ऐसा विश्व चाहते हैं जहां शांति हो। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इस मौके पर अपनी संस्था और संयुक्त राष्ट्र के साझा संदेश के बारे में जानकारी दी। At the IOC, we share the same principles that are at the foundation of the United Nations. Both the United Nations and the IOC. इसके बाद ये मशाल ब्राजील गई और वहां अलग अलग शहरों का चक्कर लगाकर 5 अगस्त को रियो डी जेनेरियो के मुख्य स्टेडियम में पहुंचेगी, जहां इन खेलों का शुभारंभ होगा। Sabemos as dificuldades políticas. वहीं बम धमाकों में अपना पैर गंवाने वाले शरणार्थी इब्राहिम अल हुसैन ओलंपिक खेलों की मशाल लेकर दौड़े। ये मशाल शरणार्थी शिविर से होकर गुजरी। शरणार्थी एथलीट इब्राहिम अल हुसैन ने इसे अपने लिए बहुत ही अभूतपूर्व क्षण बताया। वहीं रियो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने ब्राजील की ओर से इस मशाल को ग्रहण किया और इसे शरणार्थी शिविर से होकर गुजारने को एक अच्छा कदम बताया। खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स की कुछ और नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को। अफगानिस्तान के जिस 5 वर्षीय बच्चे को फुटबॉल के अपने नायक लियोनेल मेसी से ऑटोग्राफ की गई शर्ट मिली थी, उसके पिता ने कहा कि फोन पर मिल रही लगातार धमकियों से उनके परिवार को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मोहम्मद आरिफ अहमदी का बेटा तब सुर्खियों में आ गया जब इंटरनेट पर उसकी फोटो अर्जेंटीना में बनी 10 नंबर की टी-शर्ट पहने हुए आ गई थी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और खूबसूरत शहरों में से एक मेलबर्न को बीते एक दशक का विश्व का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स शहर चुना गया है। मेलबर्न ने लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बर्लिन और सिडनी को पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया है। स्पेन के टेनिस स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने स्पष्ट कर दिया है कि उन पर प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल के आरोप के मामले को आगे बढ़ाने के लिए वो फ्रांस की पूर्व खेल मंत्री रोजलीन बैचेलोट के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। इंग्लैंड में एक काउंटी मैच में मिडिलसेक्स के कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एडम वॉक्स को क्षेत्र रक्षण के दौरान गेंद सिर में लग गई और वो चोटिल होकर मैदान में ही गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लीसेस्टर ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ऐसा तब हुआ जब उनकी करीबी प्रतिद्वंदी टोटेनहैम और पूर्व चैंपियन चेल्सी के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहने के साथ ही टीम चैंपियन बन गई थी, जिससे टीम ने 132 साल के इतिहास में पहली बार खिताब जीत लिया है। खिताब तय होने के बाद लीसेस्टर के सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और खुशी में चैंपियंस चैंपियंस ओले 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 चिल्लाने लगे। तो ये था आपका स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsdds@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/दूरदर्शन-sports। आप DD स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। DD स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है Twitter @DD Sports Channel। आप DD स्पोर्ट्स से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/दूरदर्शन-sports। DD स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस @DD.sports। और आखिर में चलते चलते
खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहा है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे, जो कि ओलंपिक के इतिहास में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और भारत 55वें स्थान पर रहा था। तो आइए चलते चलते लंदन ओलंपिक 2012 में योगेश्वर दत्त द्वारा जीते गए फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक के जीत के पलों में आपको छोड़े जाते हैं। सामना करना पड़ा, फिर उन्होंने 2011 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट प्यूर्टो रिको के पहलवान को हराया और फिर पिछले मुकाबले में मसूद को हराया था, ईरान के मसूद इस्माइल। तैयार इस बार खींचने का प्रयास। कांस्य पदक की क्या कीमत होती है ये भारतीयों से शायद बेहतर कोई समझ पाए और इस बार खतरनाक हो सकता है ये हमला। दोनों घुटने मैट पर लगे थे, जिसका भरपूर फायदा उठाया था जोंग री ने। यहाँ टॉस पर नहीं छोड़ा जा सकता। पहला राउंड हार चुके हैं, खेमे की पोजीशन और ये संतुलन बिगाड़ा, पीछे आए, एक अंक बटोरने में सफल और इसके साथ ही पहला राउंड, दूसरे राउंड का पहला अंक बटोरने में कामयाब। फीसले उनकी पसंदीदा पोजीशन और इस बार बाहर में मिला हुआ अंक और ये निर्णायक हो सकता है भारतीय पहलवान के लिए। कांस्य पदक बहुत ही करीब और अब फीतले बांधे, फीतले जो उनका पसंदीदा दाव है। एक दूसरा अंक उन्होंने बटोरा और तीसरे अंक की तैयारी योगेश्वर दत्त की और एक अंक और बटोरने में कामयाब। चौथा अंक उन्होंने बटोरा इस मुकाबले का। कांस्य पदक के बहुत करीब, टेक्निकल फॉल का खतरा और इसके साथ ही भारत को मिला कांस्य पदक। भारत ने जीत किया है कांस्य पदक और एक इतिहास रचा गया ओलंपिक कुश्ती के इतिहास का। ये तीसरा पदक विजयश्री का ऐलान हुआ योगेश्वर दत्त के पक्ष में और वो हराने में कामयाब रहे उत्तर कोरियाई पहलवान को। योगेश्वर दत्त ने इतिहास रच दिया है। लंदन ओलंपिक खेलों का ये भारत को मिलने वाला 5वां पदक। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद डीडी स्पोर्ट्स। हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड स्पोर्टी वीकेंड अहेड। बी स्पोर्टी। नमस्कार।